चलो तब तक एक पॉइंट देख लो, जैसे ये जस्ट लिखना नहीं है, जस्ट तुम्हें मैं बता रहा हूँ, जैसे ये जस्ट लिसन, दैट्स ऑल. Two ways of applying the potential difference to the conducting rod. ये conducting rod है ना? ये the gray conductors are assumed to have the negligible resistance. ये जो ग्रे कंडक्टर है इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है when they are arranged as in the small region. यहाँ तक कनेक्ट है बस, ठीक है. स्मॉल रीजन एट ईच रॉड एंड. रॉड में अगर हमने ऐसे लगाई यहाँ पे और दूसरा क्या ऐसे लगा दिया हमने पूरा प्रॉपरली, सेकंड केस में ना, द मेजर्ड रेजिस्टेंस इज लार्जर देन व्हेन दे आर कनेक्टेड, व्हेन दे आर अरेंज्ड एज इन द बी टू कवर द एंटायर रॉड. जो पूरा रॉड जो है ना कवर करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, बिकॉज यहाँ पे देखो करंट, ये जो एरोज हैं ये जो करंट डेंसिटी के फ्लोज है ना, करंट कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. यहाँ पे देखो कम एरिया है, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंप्लीटली, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. इस केस में उन्होंने बोला रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसमें कम है. ये प्रॉपर वे ऑफ कनेक्टिंग द अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे एंड में लगाना है ना. तो ये जस्ट तुम्हें इंफॉर्मेशन है, प्रॉपरली ऐसे कनेक्ट करना चाहिए, ऐसे एंड नहीं कनेक्ट करना चाहिए. इसमें आके पोटेंशियल डिफरेंस जैसे थिन वायर पे यहाँ पे आके कनेक्ट नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रॉपर वे में लगाना पड़ता है, अदरवाइज रेजिस्टेंस इन दिस केस इज मोर. ठीक है, तो दिस इज जस्ट वन इंफॉर्मेशन. ओके चलो, और ये देखो या फिर ऐसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं. ये कंडक्टर है, ये हाइट एल है उसकी, और ये उसकी 2L साइड है, ये 3L साइड है ना. तो जब हम ऐसे लगाएंगे बैटरी को, है ना, तो करंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? एरिया क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा यही दिख रहा है ना, मैक्सिमम होगा 2L. हाँ, करंट मैक्सिमम होगा, तो एरिया क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम यही है. तो ए विल बी, एरिया क्रॉस सेक्शन विल बी कितना, 2L इंटू 3L, है ना, 6L स्क्वायर हो जाएगा. तो ऐसे कनेक्ट करने से मैक्सिमम करंट होगा. तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, तो इसलिए इन्होंने क्या पूछा है, रैंक. हाँ जस्ट लिसन, जस्ट फिर उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. करेंगे नहीं. रैंक दोज पेयर ग्रेटेस्ट फर्स्ट according to the following within the conductor: the magnitude of electric field, the current density, the current, the drift speed. ये सब पढ़ा है ना. तो मैंने करंट का ही केवल पूछा था तुमसे. तो करंट एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है ना, एरिया क्रॉस सेक्शन जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है. तो इस तरह से बाकी पॉइंट के बारे में भी हम सोच सकते हैं, है ना. करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी में क्या करंट अपॉन एरिया है ना. तो करंट बढ़ रहा है, एरिया भी बढ़ रहा है, तो करंट डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ना. तो ये सारे पॉइंट जस्ट हमें गिविंग यू टू थिंक अबाउट दिस, है ना. ये जो टर्म सीखे हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो यू शुड बी सेविंग द टाइम, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग इतने सब नहीं कर सकते. हमने जो असाइनमेंट बनाए हैं और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करेंगे ज्यादातर. ये सब आई एम गिविंग यू जस्ट थॉट प्रोसेस की, इसके बारे में सोचो, है ना. इस तरह के सिचुएशन है, इधर कंडक्टर लगा दिया ऐसे लेफ्ट एंड राइट में, है ना, इस तरह से लगाया, ये फ्रंट एंड रियर एंड में सब बैटरी लगा दी, तब क्या होगा. तो ये सब तुम्हें क्वेश्चन सोचने वाले हैं. ओके चलो, फिर हम लोग ये कर रहे थे कि रेजिस्टिविटी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेजिस्टिविटी. ओके, जस्ट टेल मी समबडी, कहां तक पहुंच गए थे, मुझे थोड़ा याद नहीं है. ये हो गया था नहीं, सॉरी. हाँ, रेजिस्टिविटी करने वाले थे हम लोग, है ना. तो एज वी हैव सीन, एम आई राइट और नॉट, यहाँ से स्टार्ट करने वाले से टेल मी समबडी, अदरवाइज. यस सर. ओके चलो, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, छोटा टॉपिक है ये बिल्कुल, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है.
रेजिस्टिविटी डिफाइन करो, इसकी एसआई यूनिट डिफाइन करो और एसआई यूनिट को लिखो एंड कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती। तो वी नो दिस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, तो 1 मीटर बचेगा ऊपर। नाउ इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमने लिया 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर, 1 मीटर इज क्वाइट ए बिग एरिया है ना। क्यूब ऐसे इमेजिन कर दो कितना होगा, एक क्यूब ले लो 1 मीटर साइड का, क्यूब का 1 मीटर एच का, तो काफी बड़ा क्यूब होगा ना। बड़ा मतलब 1 मीटर तुम्हारी हाइट से करीब आधा, नहीं आधे से ज्यादा है ना, तो उतना उतने उतने साइड का क्यूब। आर यू कंफर्टेबल एवरीबॉडी? ठीक है, तो हमने लेंथ है 1 मीटर ले लिया, एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 ले लिया, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू रो। ठीक है, तो ये यही से डेफिनेशन आती है इसकी। तो मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, यहाँ से देखो इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये जो लाइन लिखी ना लास्ट में, इसी से डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर is equal to the resistance if length of the conductor is 1 meter, area of cross section is 1 meter square। मतलब ऐसा कंडक्टर लिया जिसका लेंथ भी 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है, उसके दो एंड्स के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगा। दैट्स व्हाट आई हैव डिफाइंड हियर। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज फॉर द स्पेसिफाइड लेंथ ओनली, स्पेसिफाइड लेंथ के लिए, दैट्स ऑल। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई उसकी। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन ओनली नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, मतलब किस मटेरियल का बना है। कॉपर है तो कुछ और होगा, और आयरन है तो कुछ और रेजिस्टिविटी होगी। टेम्परेचर चेंज करने से भी चेंज भी हो जाती है वो। अपने पास टेबल है, देखते हैं क्या कि कितनी कितनी है, बट डजंट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस, राइट? डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगी। चलो टेबल देख ले, इसको लिख लो जल्दी से, ये क्वेश्चन भी है साथ में। जस्ट नोट डाउन, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में कभी कभी आता है। डन। तो देखो ये क्वेश्चन भी यही डिस्कस कर लेते हैं, बाद में टेबल देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन ये है, देखो आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, इट इज गिवन टू यू, है ना, फार्मूला यही। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इफ इट्स एरिया इज डबल्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दे। बोलो, एरिया हमने डबल कर दिया, एनीबॉडी वांट टू रिप्लाई? Remains constant रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों? because it does not depend on the dimension. Because it does not depend upon the dimensions। और बट यहाँ तो है, देखो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, रेजिस्टिविटी तो चेंज हो रही है, उसका जस्टिफिकेशन क्या देंगे? उसका जस्टिफिकेशन मटेरियल का प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी, ये डबल किया नहीं, तो फार्मूले से भी तो जस्टिफाई होना चाहिए ना। देखो आर विल बी हाफ्ड, आर भी चेंज हो जाएगा। अगर हमने ये डबल किया ना, फार्मूले में देखो यहाँ पर
ए डबल किया तो आर हाफ हो गया, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना. आर विल आल्सो गेट चेंज, तो देयरफॉर रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज. एक मटेरियल है तो कॉमन सेंस से भी अगर हम सोचे, है ना, कोई सपोज कॉपर है, उसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी, चाहे छोटा पीस लो चाहे बड़ा पीस लो, है ना, रेजिस्टिविटी एक फिक्स वैल्यू रहेगी, प्रॉपर्टी है कॉपर की. सिल्वर है तो कुछ और रहेगी, है ना. तो हम बिना फार्मूले के भी जस्ट आइडिया लगा सकते हैं मटेरियल का. जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है ना, छोटा पीस बड़ा पीस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हमने पढ़ा है ना, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ ग्लास क्लोज टू 1.5. तो उसमें ये नहीं होता कि भाई छोटा पीस लिया तो कम, बड़ा पीस लिया तो ज्यादा. ऐसे इसमें रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी भी नॉट चेंज. तो एक और क्वेश्चन भी है, देखो एनसीईआरटी बुक में, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है. लेट अस सी, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं. नेग्लिजिबली स्मॉल 3.6, नंबर नोट कर लो केवल, तो फिर अपने बुक में से पढ़ लेना. नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू द वायर ऑफ लेंथ 15 एंड एरिया क्रॉस सेक्शन दिस मच. तो लेंथ दिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया, इट्स रेजिस्टेंस इज 5, ये भी दिया है, तीनों वैल्यू दी है. व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल 2 into एट 10 द raised to टेम्परेचर. minus हाँ वैल्यू पुट कर दो, जो भी आ जाएगा. 2 आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है 10 raised तो to power. यू कैन जस्ट डू इट, है ना, चेक कर लेना आंसर इसका. ओके, सब ऐसे यूनिट में है. वेल ठीक है, ऐसा यूनिट में. तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी बुक के, यू कैन जस्ट कांट लीव देम, है ना. फार्मूला यूज किया, वैल्यू पुट कर दी, दैट्स ऑल. अगर ये रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है तो रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखो, है ना, रेजिस्टेंस के फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, दैट्स ऑल. इसके बाद हम ये डेरिवेशन पे आते हैं. उससे पहले हम लोग टेबल देख रहे थे रेजिस्टिविटी का. डू वी हैव हियर, यहाँ पे क्या रेजिस्टिविटी कल था समवेयर. ओके, नॉट हियर, आगे होगा फिर, मे बी समवेयर है. ये है क्या, हाँ देखो ये रेजिस्टिविटी का है. सिल्वर हैज गॉट लोएस्ट रेजिस्टिविटी, है ना. देखो कितने डिग्री पर दिया हुआ है, ये याद नहीं करना है तुम्हें, जस्ट टू हैव द फील कि क्या है ना? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे दिए हुए सारे. सिल्वर का लोएस्ट है ना. गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. तो बहुत पुराने एरोप्लेन होते थे, उसमें वायरिंग सिल्वर की करते थे ना. अभी बड़ी कॉस्टली है तो कॉपर की या एल्युमिनियम की भी करते हैं. कॉपर इज कॉमनली यूज, जो घरों में वायरिंग है ना, कॉपर वायरिंग होती है. एल्युमिनियम में थोड़ी रेजिस्टिविटी ज्यादा है ना. तो बट यहाँ पे देखो सभी में 10⁻⁻8 दिख रही है ना, ऐसा यूनिट में. और सिल्वर से स्टार्ट, कॉपर नेक्स्ट, एल्युमिनियम फर्दर हायर, टंगस्टन फर्दर हायर, आयरन फर्दर हायर, एंड सो ऑन. मरकरी की भी देखो कंडक्टर है, मरकरी. नाइक्रोम, यहाँ पे देखो एक इंटरेस्ट, ये अपने काम कुछ पॉइंट ये है, देखो नाइक्रोम और ये जो अलॉय है, ऑफ कोर्स रेजिस्टिविटी नॉट रिक्वायर्ड. ये पॉइंट चाहिए हमें, जब हम लोग इस पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी नहीं. रेजिस्टिविटी देख लेते हैं. बाकी कार्बन फर्दर है 10⁻⁻5 है, बट इट कैन कंडक्ट गुड इलेक्ट्रिसिटी. -5 है, अभी भी रेजिस्टिविटी कम है ना. मतलब रेजिस्टिविटी कंपेयरिंग टू दिस मेटल सी है, बट मेटल से थोड़ा ज्यादा है. इट कैन कंडक्ट द करंट. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं. दे आर फर्दर हायर, रेजिस्टिविटी फर्दर है. प्योर वाटर की बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 10⁵ है ना. ऑलमोस्ट जो है नॉन कंडक्टरी प्योर वाटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल वाटर. गिलास की फर्दर है 10⁻14 है. हार्ड रबड़, इसीलिए इसको शॉक नहीं लगता, हम लोग टच करते हैं गिलास से या रबड़ से वायरिंग को, तो बैड कंडक्टर, वेरी बैड कंडक्टर, है ना. तो ये सब जस्ट टू हैव द फील, नथिंग एल्स. नोबडी विल आस्क यू फ्रॉम दिस टेबल. ठीक है, हाँ इतना थोड़ा याद रखो, 10⁻⁻8 के ऑर्डर का है. चलो फिर आगे देखते हैं. एक मिनट है ना, पीछे चलना है, पीछे देखते हैं. तो एक डेरिवेशन छूटा था, देखो रेजिस्टिविटी का एक और फार्मूला है ये वाला. तो लेट्स गो बैक.
ये क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो रिलेशन है, उससे हमें रेजिस्टिविटी का एक और फार्मूला डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन ऐसे आता है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, using both the relations of drift velocity, sometimes they may not write, they will simply write prove that, कैसे भी प्रूव करो, prove that resistivity of conductor is given by rho is equal to m upon n e square tau. m is the mass of electron, इलेक्ट्रॉन का मास है, चार्ज है ये, और n फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। टर्म्स लिखने पड़ेंगे, तुम्हें डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, हम इंट्रोडक्शन दो यहाँ पर, ठीक है। और टाउ क्या है, व्हाट इज द टाउ, डू यू रिमेम्बर टाउ? टाउ टॉर्क है कि कुछ और है यहाँ पर? नथिंग टू डू विद द टॉर्क, है ना। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फार्मूले थे, पहले हमने ये डिराइव किया था, फिर ये डिराइव किया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो यहाँ पे लाके, देखो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, तो ये हो गई पूरी। और ENAL इज इक्वल टू करंट, है ना। ये दोनों फार्मूले डिराइव किए हम लोगों ने ऑलरेडी, इसको अभी सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम लोग। अभी हमने देखो क्या किया, हमें रेजिस्टिविटी प्रूव करनी है, तो करने क्या जा रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई A, उसके पहले उसके इक्विवेलेंट ले आते हैं, है ना। लेकिन R क्या होता है, R इज इक्वल टू V, ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू V बाई I भी पुट करने वाले, देखो ओके चलो देखते धीरे धीरे। ये V इज इक्वल टू I इंटू ये लिख दिया, तो ओम्स लॉ कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ, V I यहाँ पे, तो ये इट हैज टू बी R प्रोवाइडेड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ये तो सब कांस्टेंट है, देखो M L N E A, टाउ भी कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट हैज टू बी द रेजिस्टेंस, इससे कंपेयर किया हमने, रेजिस्टेंस का रिलेशन मिल गया अभी हमें। इसको भी हमने L एंड H सेपरेट लिखा हुआ था पहले से, तो R इज इक्वल टू, अभी इसको हम किससे कंपेयर करने वाले हैं, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो L इधर A इधर, इसका मतलब ये जो है इट हैज टू बी रेजिस्टिविटी, इट हैज टू बी रेजिस्टिविटी, ठीक है, बस दैट्स ऑल। तो ये पूरा टर्म जो है रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे लिख दिया हमने, तो इसमें टर्म्स पहले लिख देना, लेट m विद द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये नोट कर लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज EV टाउ, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, अपॉन ml, और ये I इज इक्वल टू NAVD, इसको हम सीक्वेंस में मैंने बताया वीना के उससे याद कर लो, VENA, वीना वाले फार्मूले में VD की वैल्यू पुट कर दो, और उसके बाद ओम्स लॉ एक बार आएगा, एक बार R इज इक्वल टू रो L बाई A वाले फार्मूले से कंपेयर कर लो उसको, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करके रखो, इजी डेरिवेशन है बट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे इसमें, पहले नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें टर्म्स मैंने नीचे लिखे हुए देखो, फिर से रिपीट किए, M मास, E चार्ज, N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन कोलिजन है ना, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहां से भी, यहाँ से दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बाद में इस फार्मूले पे आएंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। एक हमारे पास आगे फार्मूला है, एक ये है, टेम्परेचर बढ़ाने से इस पे फर्क पड़ता है, तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। यू में से नो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी
फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। कंडक्टर में नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन, सैचुरेटेड होते 10⁻28 के। बट इफ इट इज सेमी कंडक्टर तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ जाते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से। ये बढ़ता है फैक्टर, ये घटता है, तो ये दोनों को फिर हम जस्टिफाई करेंगे होगा क्या, फिर रो पर क्या फर्क पड़ेगा। नॉट नाउ, टेम्परेचर इफेक्ट जब पढ़ेंगे वापस इस फार्मूले पे आएंगे। फिलहाल ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, जस्ट डू इट क्विकली, देन वी आर कंटिन्यूइंग विद द फर्दर टॉपिक्स। Okay. Can you able to read my that handwriting? Fonts सही है कि छोटे हैं? थोड़े और बड़े लिखा करूं कि चलेगा ये? सर कभी कभार कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं। कुछ वर्ड समझ में नहीं आते, मतलब हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है। और जो छोटे हैं, मतलब ये छोटे तो नहीं लिखते बहुत ज्यादा। फॉन्ट साइज पूछ रहा हूँ फिलहाल, फिर मैं हैंड राइटिंग के बारे में। प्रॉब्लम बहुत नहीं छोटे है तो नहीं सर। हो जाते, ये बताओ। नहीं सर। सॉरी, मतलब फ्रंट साइज सही है, और कहीं कहीं वर्ड समझ में नहीं आते हैं ना। ठीक है, मैं जब पढ़ता हूँ उस समय भी रिपीट करता हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो फिलहाल पूछ लिया करो, बाद में देख के और ठीक से लिखेंगे ना। ओके, चलो आगे बढ़े। ये सब हो चुका था ना। हाँ, ये हमने कर लिया अभी। कभी कभी कंडक्टिविटी के बारे में पूछते हैं, डिफाइन कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो जैसे वो कंडक्टेंस था रेसिप्रोकल के रेजिस्टेंस, वैसे ये भी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा होता है ऐसा। इट इज 1/ρ। मतलब इसको थोड़ा और घुमा दिया ऐसे, है ना, दोनों ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल एक जैसे सिंबल ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका तो ओम मीटर था, न्यूमरेटर में गया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेंस बोलते हैं, और मीटर इनवर्स एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इंटू रो इज इक्वल टू 1। इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 ही आएगा, फिर ऑलवेज 1 आएगा। और Yes, sir. इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑलवेज 1। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑलवेज 1। और इंडिपेंडेंट, फिर ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड टेम्परेचर एंड डायमेंशन, ये भी टेम्परेचर और नेचर पे भी डिपेंड करना बंद करेगा। एक बढ़ा एक घट रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ाया एक बढ़ा एक घटा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट। ऑलवेज 1 इसका मतलब है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाओ या मटेरियल चेंज करो तो 1 ही रहने वाला है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। नोट कर लो इसको, जस्ट नोट डाउन। नथिंग मच टू एक्सप्लेन। इसमें कुछ पूछना तो पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लो। बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कभी तुम्हें रेजिस्टिविटी दी है, कभी कंडक्टिविटी दी है, दूसरा चाहिए तो रेसिप्रोकल करके निकाल लो। न्यूमेरिकल्स में हेल्प लग सकती है इसकी। ओके, जस्ट बी क्विक। Yes, sir. It is. डन, चलो ये टेबल अभी हमने देख ली। वापस इसमें यहाँ पे देखो एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है। विल कम बैक टू दिस। यहाँ पे देखो कुछ इंफॉर्मेशन दी है, वो हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। कमर्शियल प्रोड्यूस रजिस्टर्स फॉर डोमेस्टिक यूज और इन लेबोरेटरीज आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, वायर बाउंड एंड कार्बन रजिस्टर्स। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वायर बाउंड के बारे में ज्यादा नहीं है अपने पास। वायर बाउंड और वायर बाउंड होने चाहिए, ठीक है, बाउंड लिखा तो बाउंड पढ़ेंगे। वायर बाउंड रजिस्टर्स आर मेड बाय द वाइंडिंग्स ऑफ द वायर्स ऑफ अलॉय। अच्छा एक मिनट, इस जब ये पढ़ेंगे तब हम वापस आएंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें यूज होनी है। विल कम बैक टू दिस। देखो एक और छोटा डेरिवेशन बट इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। देखो अदर रिलेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का दूसरा रिलेशन
और रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी का समझ लो एक और रिलेशन चाहिए हमें, एक और रिलेशन अपने पास आने वाला है। करंट डेंसिटी याद है कि नहीं तुम लोगों को, क्या होती? रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना। तो वहीं से स्टार्ट करके हम आगे आगे बढ़ेंगे, देखते क्या आता है। तो करंट डेंसिटी आई अपॉन ए, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो आई ओम्स लॉ से आई इक्वल टू वी बाई आर, कंडक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, रो एल बाई ए, और ए गेट्स कैंसल, तो वी यहाँ पे वी बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रो इनटू एल। तो रो को, अच्छा ठीक है, अभी हमने अलग वी बाई एल थोड़ा अलग से लिखा, वन बाई रो को अलग, वन बाई रो अभी हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा कंडक्टिविटी, और वी बाई एल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं उसको, ये फॉर्मूले को। तो ये J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, है ना। ओम्स लॉ पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो ये दूसरा है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, दिस इज आल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ, अदर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, टर्म्स फिर से लिखना है यहाँ पर। J क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा जो है कंडक्टिविटी, ई फील्ड है, वी पोटेंशियल डिफरेंस, आर रेजिस्टेंस, आगे जो भी टर्म्स है वहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। गॉट इट, जस्ट नोट डाउन। ये भूल, इसमें भूलने के पूरे चांसेस रहते हैं, ये रिलेशन याद ही नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो करंट डेंसिटी के दो रिलेशन है ना, करंट डेंसिटी आई बाई ए और दूसरा सिग्मा इंटू ई। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड फील्ड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट डेंसिटी मिलती है। ठीक है, करंट डेंसिटी का एक रिलेशन ये भी हो सकता है, देखो जस्ट सी हियर, देखो आई इज इक्वल टू एन ए वी डी पढ़ा था हमने, है ना। आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, आई बाई ए को जल ले आओ, एन वी डी ई, आई बाई ए जे हो गया। तो ये भी एक रिलेशन, अदर रिलेशन, अदर रिलेशन ऑफ जे, यहाँ पे मत लिखो नहीं तो इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, अलग से लिख लो, इसके अपने आप लिख लो। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या, जे आई बाई ए है, आई जो एनएवीडी के साथ भी रिलेशन, पीछे वाला रिलेशन लिखा था ना वहां पे लिख लेना, आई इक्वल टू एनएवीडी था ना, वहां पे जे के लिए लिख लेना, यहाँ पे मत लिखो, ये इंडिपेंडेंट रहने दो उसको, ठीक है। जस्ट नोट डाउन। शरण्य, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, किसने छोड़ा अभी, हु हैज गॉन? नमन, नॉट सीरियस है। ओके, चलो थोड़ा सा और टाइम बाकी है, ये क्वेश्चन देखते क्या है।
ये क्वेश्चन जस्ट मैंने ये इसी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया हुआ है, इसको थोड़ा ट्राई कर लेना, ये इससे तुम्हारे फार्मूले की रिवीजन हो जाएंगे सारे। इफ करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर इज गिवन, करंट डेंसिटी J इज गिवन, ये J है ना, नोट कर लो, इसको बाद में कर लेना। एंड रेजिस्टिविटी इज गिवन, रो इज गिवन है ना, तो इसको रेसिपल करेंगे, सिग्मा मिल जाएगा हमें। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। लेंथ की इस जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, सेकंड पार्ट सर एक मिनट ऊपर करोगे क्या वो स्क्रीनशॉट? सर एक मिनट ऊपर करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ यहीं से स्टार्ट किया था मैंने, स्क्रीनशॉट तो लो लेकिन लिखो अपने हाथ से, नोटबुक में बना के रखो, उसके स्क्रीनशॉट इधर उधर हो जाते हैं, फिर पढ़ाई नहीं होती उससे। या तो तुरंत लिखो जाके, या फिर साथ में लिखते जाओ तो उतना काम कम होता है। क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन करंट डेंसिटी सिंबल J, यहाँ पे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसका आंसर कल बताना। क्वेश्चन कम से कम 2 बार न्यूमेरिकल ट्राई किया करो, एक बार ट्राई करने के बाद छोड़ना नहीं है, 2-3 बार ट्राई करो, हो जाते फिर अपने आप ही। करंट टॉपिक के रहते फार्मूला ऊपर ही होता है ना। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे, उसकी थियरी मैं थोड़ी बता रहा हूँ तुमको, वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे लिख देता हूँ, नॉट ओनली बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड बोथ। तो देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्ट्रेचिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। सपोज कोई वायर है, तुम उसको पुल कर रहे हो या कंप्रेस भी कर रहे हो, स्ट्रेचिंग करके उसकी लेंथ बढ़ा रहे हो। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सीखे थे, ऐसा बोला था भाई लेंथ डबल हो गई, है ना, डबल हो गई मतलब हमने बड़ा पीस ले लिया, बड़ा पहले छोटा पीस था वायर का, फिर डबल काट लिया हमने बड़े वायर में से। अभी ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा वायर है, उसको तुमने फोर्स लगाया और उसकी लेंथ डबल ट्रिपल कर ली या 10% बढ़ा ली, है ना। यहाँ पे मैं फोर्स भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, स्ट्रेचिंग करके बढ़ा दी तुमने लेंथ, ठीक है। तो लेकिन कंडीशन ये है कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो वॉल्यूम भी, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी, दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों में से एक देना चाहिए उनको। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट गिव यू, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन, बट यू टेक इट एज ए इट्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं उससे क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, डेंसिटी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका, इसकी लेंथ इनिशियल वॉल्यूम में लेंथ L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, A1 L1 फाइनल। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, A2 विल बी रिड्यूस बिकॉज L2 बढ़ गई, A2 L2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, A1 by A2 इज इक्वल टू L2 by L1। या फिर इसको याद रखो, जब भी हमें चेंजेस करने होंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। देखो, एरिया लेंथ डबल हो गई तो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, आधा। यस सर, नो, जस्ट ये फार्मूले से नहीं, ऐसे ऐसे सोचो लॉजिकली। हमने लेंथ डबल कर दी तो एरिया क्रॉस सेक्शन आधा, लेंथ 3 टाइम्स कर ली तो एरिया क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट शुड बी A into L, दैट्स ऑल। तो इस पे बेस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, its length is increased to the n times by stretching, if by stretching it such that its density remains constant and find its new resistance.
चलो शुरू हो जाओ यहाँ पे जल्दी से, अपने पास 2 मिनट है, डू इट, और 1 मिनट है, क्विक आंसर। देखते हैं किसका सबसे पहले आ रहा है। इनिशियल डिस्टेंस आर दिया है, लेंथ कितने एन टाइम्स है, स्ट्रेचिंग दिया है इसका, है ना। R2 निकालना है, R1 इज गिवन 1, R1 R दिया है, L2 इज n टाइम्स ऑफ L1, A नहीं दिया है ना, तो निकाल लेंगे ऊपर वाले रिलेशन से, निकाला हुआ एक्चुअली है ना। हाँ, बोलो क्या आंसर है। A1 upon A2 is equals to 1 upon N. नहीं, अभी आंसर बताओ, मतलब R2 कितने, R1 के, R के टर्म्स में कितना आ रहा है, R निकाल R2 जो है, हाँ R निकाल लो वैल्यू पुट करके, R2 मतलब R के टर्म्स में आंसर आएगा, कुछ ऐसा आएगा, N